बचपन से ही मैंने उसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ देखी। यानी मैं पिपल गाँव में जब ज़िला परिषद के स्कूल में ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट पर जॉब कर रहे थे, उसी वक्त जो है हर एग्ज़ाम में गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप जो है, और उसके आगे जब मालेगांव ट्रांसफ़र हुआ उस वक्त भी जो है वो पज़ल्स वगैरह में मैगज़ीन ख़रीदना और महाराष्ट्र टैलेंट सर्च, नेशनल टैलेंट सर्च, ओलंपियाड और पयामी तालीम, गुल बूटे, यानी हर चीज़ में इतने हम तो जब ग्रेजुएट किए उसके बाद हमको फ़ाइल लेना पड़ा, लेकिन ये तो मैट्रिक से पहले ही मुझको इतना ज़्यादा उसके पास सर्टिफिकेट्स हो गए कि मुझको शुरू में ही फाइल में सब उसको महफूज करके रखना पड़ा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अमीन। रिसाइट टुडे में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है। बासलाहियत मालेगांव, मेरा अज़्म मेरी पहचान। इस एपिसोड में हम इनफरादी शख्सियत, ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी इनफरादी सलाहियत की बुनियाद पर अपना नाम, अपने वालिदैन का नाम और अपने शहर का नाम दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की है, और यही काम रिसाइट टुडे का भी है कि वो ऐसी शख्सियत, ऐसी चमकदार शख्सियत, ऐसे लोगों को हम दुनिया तक पहुंचाते हैं। आज इस एपिसोड में हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे जिन्होंने माइसीटोमा नामी बीमारी पर रिसर्च करने की कोशिश की है, और ये सलाहियत हासिल करने वाली गालिबन पहली मुस्लिम खातून हैं जिन्होंने इस बीमारी के ताल्लुक़ से अपनी तहकीक और रिसर्च को जारी रखा है। मेरी मुराद है मोमिन तूबा शफ़ीक अहमद। मोमिन तूबा, आपका इस रिसाइट टुडे में इस्तकबाल है, खुश आमदीद है, और हम चाहते हैं कि आप ख़ुद अपना तारुफ़ और अपना तालीमी सफ़र हमारे नाज़रीन तक पेश करें। मेरा नाम तूबा मोमिन है और मैंने अपनी स्टडीज़ 1st to 4th स्टैंडर्ड पिंपल गाँव बसवन से हासिल की है, जहाँ पे मेरे अब्बू की सर्विस थी, वो टीचर है। और उसके बाद 5th to 10th स्टैंडर्ड में जेटी गर्ल्स हाई स्कूल से मैंने अपनी तालीम हासिल की है, और 11th 12th एटीटी हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से हासिल किया। उसके बाद मैंने भी बाकी लड़कियों की तरह यहाँ पर जैसे MBBS के लिए ट्राई करते हैं, मैंने भी किया। 1-2 मार्क्स से थोड़ा रह गया था। मैंने सोचा कि रिपीट करूँ, पर मुझे ऐसा लगा कि रिपीट करूँगी तो 1 साल अगर वेस्ट हुआ तो उसके बाद क्या। तो 11th 12th में जो एटीटी हाई स्कूल में एक टीचर है, उनका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो बायोलॉजी में एक बहुत अच्छे टीचर है। तो उन्होंने जब बताया था बहुत सारे बैकग्राउंड वगैरह, मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड में, तो उसमें मुझे पता हुआ था माइक्रोबायोलॉजी नाम से एक सब्जेक्ट है जो एक अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है। तो उस टाइम मुझे पता हुआ एक फ्रेंड के ज़रिए कि पुणे में आज़म कैंपस और बहुत सारी कॉलेजेस में ये BSc अवेलेबल है। तो मैंने वहाँ के लिए ट्राई किया और माशाल्लाह लकीली मुझे वहाँ पे मिल गया एडमिशन। उसके बाद मैंने 3 साल वहाँ पर पढ़ाई हासिल की, और उसके बाद मैंने साथ में जब सेकेंड ईयर चल रहा था तो मैंने संजीवन हॉस्पिटल, वहाँ पर एक बहुत फेमस हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने 2 साल साथ में पार्ट टाइम जॉब भी किया। तो उसके ज़रिए मुझे साथ में एक्सपीरियंस भी मिल गया। जैसे कि बहुत से लोग पढ़ाई हासिल करने के बाद फ्रेशर निकलते हैं, पर मुझे BSc के साथ में ही 2 साल एक्सपीरियंस मिल गया। और उसके बाद फिर MSc मैंने उसी कॉलेज से की, एंड देन उसके बाद MSc होने के फ़ौरन बाद क्लास में मुझे सबसे पहले ही फरवरी में कॉलेज से भेजा गया था इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पर पुणे में एक STDC करके जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए डायग्नोस्टिक के लिए हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर मुझे इंटरव्यू में मुझे ही पहले मिल गया। देन मुझे जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए डायग्नोस्टिक करते हैं, तो बाकी चीज़ें जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, उसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि बाहर उसको डायग्नोस कर सकते हैं विदाउट कुछ मास्क वगैरह ये किए। पर ट्यूबरक्लोसिस ऐसा है कि वो हवा से फैलता है, तो उसके लिए एक अलग कमरा होता है जो BSL, उसमें लेवल होते हैं 1 2 3। तो वायरोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए BSL 3 एक होता है। तो वहाँ पर वो चीज़ों का मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला।
और बस फिर उसके बाद मैंने गरवारे कॉलेज में भी जॉब किया। वहाँ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट था MSc के बाद ही, यहाँ STDC में करने के बाद वहाँ पर किया। और उसके बाद फिर अभी फ़िलहाल मैं पुणे के नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में वर्किंग हूँ। आप माइक्रोबायोलॉजी में अपना करियर तो सिलेक्ट कर लिए, इस करियर में ऐसा कितना स्कोप है कि आप जो है अपने दीगर आप के इंटरव्यू को देखने के बाद कुछ माँ बाप भी चाहेंगे कि हमारी बच्ची को इस जानिब रुख करे, तो उसे किस तरह से हासिल करे, कौन सी तालीम हासिल करे जिसकी वजह से वो माइक्रोबायोलॉजी में भी अपना करियर तलाश कर सके? ऐसी बात है कि जिस टाइम मैं 12th में थी तो उस टाइम यहाँ पर मतलब करियर गाइडेंस के लिए कुछ इतना अच्छी से नहीं था, पर मतलब लकीली वो वहाँ मिल गया। तो अभी मुझे लगता है कि हम लोग के यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ, लड़के हैं तो इंजीनियरिंग साइड में जाएंगे अगर MBBS वगैरह में नहीं मिला, तो लड़की रहेगी तो MBBS में मिल गया तो ठीक है, वरना उसके बाद BOMS है और एक BHMS है, जो कि यही होता है कि यहीं की यहीं हम लोग रह जाते हैं। उसमें भी है बहुत चीज़ें लेकिन कुछ अलग नहीं हो पाता है। जबकि हम लोगों के मुस्लिम्स में लड़कियों में ज़्यादा टैलेंट होता है, लड़के तो है ही लेकिन लड़कियों को अगर उस तरीके का बैकग्राउंड मिले, सब चीज़ें मिले तो वो लोग आगे जा सकते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब बहुत वास्ट है, उसमें बहुत सारे अलग फील्ड भी है, तो इसमें जाने के बहुत स्कोप है। और अपने यहाँ पर मतलब 12th में अच्छे % होते हैं, उसके बाद इजीली एडमिशन मिल सकता है। से गाइडलाइंस लेके चले ताकि और भी लोग उसके जानिब रुख करें। जैसे MBBS वगैरह के लिए 12th के बाद नीट वगैरह के ज़रिए ही होता है एडमिशन, तो इसमें है तो बहुत सी जगह पर पुणे में जैसे गरवारे कॉलेज है, फर्ग्यूसन कॉलेज है, ये सब जगह पर एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होते हैं 12th के बाद। और अगर मार्क्स ज़्यादा है 60% 70% अबव है तो इजीली मिल जाता है विदाउट एंट्रेंस भी वहाँ पर। तो BSc अगर हो गया तो BSc के बाद उसमें बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजी में करने का, इवन BSc में भी सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी नहीं, माइक्रोबायोटेक करके होता है, जो कि अभी फ़िलहाल मेरी बहन ने भी एडमिशन लिया है। तो माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी भी एक सेम फील्ड है, मतलब सारी चीज़ें सिमिलर होती है। उसमें इतना है कि वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता है, जो कि IT हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड वाली चीज़ें, सॉफ्टवेयर वगैरह पता है, लेकिन बायोलॉजी को भी सॉफ्टवेयर में अप्लाई किया जाता है, जो मतलब अलग अलग बायोलॉजी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनते हैं। जैसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक हुआ था जिसके लिए सारे साइंटिस्ट मिलकर 11 साल तक कर रहे थे। तो अभी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं जो कि वो 11 साल साइंटिस्ट लगा कर किए, वो चीज़ को हम लोग 2 से 3 घंटे में कर सकते हैं। और वैसे सीक्वेंसिंग वगैरह जैसे होता है तो उसमें हम लोग अपनी बॉडी के अलग अलग जो जीन्स है उसकी स्टडीज़, बहुत सारी चीज़ें वो सब की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी में आप BSc करो, उसके बाद आपको MSc के लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जैसे पुणे का एक ISER इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे अलग ह्यूमन एनाटॉमी वगैरह होता है। तो जैसे MBBS वाले हॉस्पिटल्स में रहते हैं तो हम लोग को एनाटॉमी में करने के बाद वहाँ के डीन वगैरह की पोस्ट डायरेक्टली मिल जाती है। तो देखा नाज़रीन, माइक्रोबायोलॉजी जो है एक खाका है, उसके पीछे बहुत सारी फील्ड है जिसमें जैसा कि मोमी तोबा साहिबा ने बताया कि बहुत सारी फील्ड, अगर आप ज़रा सी कोशिश करें तो बड़ा वसी मैदान है, उसके अंदर आप दाखिल होकर अपने और पसंद की चीज़ें हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हमें मालूमात मिली है कि माइसीटोमा नामी बीमारी पर आप तहकीक कर रहे हैं, ये होता क्या है और इसे ही आपने क्यों चॉइस किया? माइसीटोमा एक डिसीज़ है जो कि फंगल इन्फेक्शन भी होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है। तो इसमें जैसे आपने देखा होगा, जैसे बहुत सारी जगह पर जो खेतों में काम करते हैं उन लोग के पैर में अगर ज़रा सा कुछ कांटा वगैरह चुभ जाता है उससे इन्फेक्शन बढ़ता है, वहाँ का पार्ट हार्ड हो जाता है। तो वो सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं रहता है, वो बहुत सारे जो विलेजेस में होते हैं वो पार्ट आगे मतलब इन्फेक्शन बढ़ता है तो पूरा सर्जिकली पूरा रिमूव करना पड़ता है, पूरा पैर तक आगे तक बढ़ जाता है वो। तो वो चीज़ को जो जिसकी वजह से ये डिसीज़ होती है उसका वो ऑर्गेनिज्म का नाम मधुरेला माइसीटोमेटिस है। तो जो ये नाम दिया गया मधुरेला, तो ये इंडिया में एक जगह है मदुराई, तो उसकी वजह से ही उसका नाम पड़ा है मधुरेला माइसीटोमेटिस। तो इस मतलब मुझे वो एक नई चीज़ लगी थी तो उसकी, और ऐसा है कि बाद में मुझे पता हुआ कि ट्यूबरक्लोसिस में तो इंडिया 3rd पर है ही, 3rd पर नहीं अभी और आगे जा रहा है, बढ़ ही रही है। तो उसी तरीके से माइसीटोमा भी साउथ अफ्रीका और ये सब जगह पे तो बहुत ज़्यादा है, वो तो 1st पर है, और उसके बाद अपना इंडिया भी 2nd 3rd नंबर पर आता है। तो ये माइसीटोमा लोगों को पता नहीं होता है, तो हम लोग को उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। तो जिसको हुआ है उसका डायरेक्टली पैर वगैरह चला जाता है और ऐसे हो जाता है। तो उस पर हमने कलौंजी को यूज़ करके वो डिसीज़ को ट्रीट करने का मतलब ट्राई किया था उस चीज़ के लिए।
कलौंजी पर आपको रिसर्च करने की क्या ज़रूरत है? कलौंजी का एक ये चीज़ है कि उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसमें मौत के अलावा मौत के अलावा हर चीज़ का शिफा है। तो इसी वजह से वो सेंटेंस के लिए, और हमने फिर जब नेट पर देखा कि बहुत सारे उस पर रिसर्च की गई है, बट माइसेटोमा पर जो हुआ है वो सिर्फ साउथ अफ्रीका में एक माइसेटोमा के लिए अलग से इंस्टीट्यूट है। तो जब पता हुआ कि इस पर कलौंजी का हम लोग अप्लाई करके देखते हैं, तो इस पर एग्जैक्टली हम लोग को एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल जो एक्टिविटी है वो बाकी लोगों ने नहीं की थी, वो हमने फर्स्ट टाइम की। मतलब कलौंजी पर हुआ है पर माइसेटोमा पर उसका नहीं हुआ है अभी तक। तो माइसेटोमा और कलौंजी पर आपका रिसर्च करने पर आपको कितनी क्या कहेंगे उसको कि कामयाबी कितनी हासिल हुई आपको? वो इस तरीके से बोल सकते हैं, मतलब 70 to 80% वो सक्सेसफुल रहा, क्योंकि मतलब वो कलौंजी का इफेक्ट तो होता है पर थोड़ा ज़्यादा टाइम से होता है। इवन कलौंजी को हम लोग सिर्फ माइसेटोमा नहीं, उसके बहुत सारे रिसर्च अभी कैंसर पर भी चल रहे हैं। तो अगर उसको जैसे एंटीबायोटिक वगैरह बनाई जाती है उस पर एग्जैक्टली जैसे यूनानी एक फील्ड है, तो यूनानी में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। तो आजकल ऐसा हो गया कि यूनानी वाले अपनी फील्ड को छोड़ के एलोपैथी इस्तेमाल करते हैं, तो जिसकी वजह से जो ये लोग के पास अपना खुद का एक खजाना बोलना चाहिए यूनानी वालों के पास, वो लोग छोड़ करके एलोपैथी को जा रहे हैं। जबकि अभी जो आउट ऑफ इंडिया हम लोग रिसर्च देखेंगे वहाँ पर ऐसी चीज़ों पर रिसर्च बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोगों को गौर करना चाहिए कि ये सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें कि यूनानी को सही तरीके से इस्तेमाल करें। मोमिन तोबा जी, आपका अभी फ़िलहाल आपकी क्या मसरूफियत चल रही है? अभी फ़िलहाल तो मैं पुणे के भोसरी एरिया में नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि स्पेशली एड्स के लिए है, पर अभी ऐसा है कि एड्स ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर आ रहा है और उसके बहुत सारे मतलब ट्रीटमेंट अच्छे से होने लग गए, तो उसकी वजह से अभी दूसरी चीज़ें भी वहाँ पर उसका रिसर्च चालू हुई है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस और वायरोलॉजी में बहुत सारे रिकेशिया वगैरह होता है। तो अभी मैं फ़िलहाल ट्यूबरक्लोसिस पर, जो कि ICMR जो नारी है नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ICMR के अंडर आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन दिल्ली में ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो DHR के थ्रू फंडेड है, DHR डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। तो वहाँ पर मैं एज अ रिसर्च असिस्टेंट अभी वर्किंग हूँ। जैसा कि आपने बताया कि अभी फ़िलहाल आप पूना में रिहाइश पजीर और साथ साथ अपनी तालीमी काबिलियत को आगे बढ़ा रही है, तो बाहर भेजने पर आपके पेरेंट्स का क्या रुझान था, उनके क्या तासुरात ख़यालात थे? वैसे मेरे घर में है तो जो तालीमी बैकग्राउंड देखा जाए तो बहुत सारे डॉक्टर्स ही हैं, इवन जो मेरे बड़े अब्बू और बाकी जो अब्बू के भाई वगैरह है और कजिन्स हैं, तो टोटल 8 to 10 डॉक्टर्स, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सब लोगों ने मुंबई वगैरह से तालीम हासिल की है, तो मेरे जाने पर अब्बू ने वैसे कुछ मतलब निगेटिव ये नहीं था और पहले से सपोर्ट करते आए हर चीज़ में। तो देखा नाज़रीन, जब तक के वालिदैन का सपोर्ट मुकम्मल तौर पर बच्चों के पीछे रहता है तो बच्चे कभी पीछे मुड़कर देखते नहीं हैं, और इसकी जीती जागती मिसाल जो है हमारे पास सामने मोमिन तोबा है और उनके वालिदैन हैं। इतने कठिन सफ़र में आप चल रहे हैं, इसमें आपका आगे का क्या इरादा है? अभी फ़िलहाल तो मैं इंडिया में जैसे हूँ, तो यहाँ पर मैंने PhD के लिए ट्राई भी किया, और मुझे पहले से ये था MSc के साथ में मैं बाहर के लिए ट्राई ज़्यादा कर रही थी, जैसे कि साउथ अफ्रीका की एक जगह है दरबन, तो वहाँ पर मैंने एक सुपरवाइज़र से कांटेक्ट के थ्रू, मतलब एक फ्रेंड भी है वहाँ पर, तो वहाँ पॉसिबल हो गया था कि हो जाए, पर ऐसा हुआ कि मतलब मुझे लगा कि साउथ अफ्रीका से बेटर दूसरी जगह भी और भी हो सकती है, दूसरी जगह भी ट्राई किया। तो अभी आगे के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं PhD ट्यूबरक्लोसिस में, और कनाडा में मैगिल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से PhD में एडमिशन लूँ। यानी आपका इरादा कनाडा से रिसर्च करने के PhD हासिल करने की कोशिश है। रिसाइट टुडे आपकी इस इक़दाम के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करता है और पेशगी मुबारकबाद देता है। जैसा कि मालेगांव में ये रिवायत है कि लड़कियां ज़्यादा आगे बढ़ती नहीं हैं, तो आप बहैसियत लड़की आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे शहर की लड़कियों के कि वो पूरे तालीमी माहौल में, इस्लामी माहौल में रहते हुए अपनी तालीम को आगे बढ़ाए? तो क्या ऐसा कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे शहर की लड़कियों को? पहले तो यही कि सब लोग यहाँ पर ये अगर MBBS में नहीं मिल रहा है, नीट के थ्रू उनको दूसरी चीज़ों में एडमिशन नहीं मिल रहा है,
तो वहीं पर ये सोच के नहीं रह जाना चाहिए कि यहाँ से बीएससी कर लो, किसी भी चीज़ में केमिस्ट्री हो गया, ये सब फील्ड हो गई, वो भी बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब केमिस्ट्री के आगे तुम आगे कुछ भी नहीं है, वो लोग वहीं के वहीं रुक जाते हैं। बीएससी हो गया, अभी आगे करने के लिए मास्टर्स के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो वो लोग सोचते हैं कि ये हम लोग का लिमिटेशन है, हम लोग यहीं रह सकते हैं। जब तक सोचेंगे नहीं आगे का तो तब तक जा नहीं सकते हैं। वरना जैसे एक परिंदा पिंजरे में कैद करके रखा है तो वो वहीं तक सोचेगा कि वहीं तक उसकी थिंकिंग है। लेकिन अगर उसको बाहर थोड़ा आज़ादी दी जाए कुछ करने के लिए तो वो बहुत आगे जा सकता है। तो देखा आप नाज़रीन के मोमिन तोबा ने किस तरह से लड़कियों के लिए एक पैगाम दिया है कि अगर आप तालीम हासिल करना चाहते हैं तो अपने आप को एक मेयार बनाकर अगर तालीम हासिल करते हैं तो यकीनन ये दुनिया बड़ी वसी है, जहाँ पर आपको संभालने के लिए बहुत से लोग रहेंगे और आपकी सलाहियतों को मानने के लिए पूरी दुनिया तैयार है। सिर्फ अपने आप को इस माहौल से आगे लेकर तालीमी माहौल में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। यही पैगाम मोमिन तोबा का है। मोमिन तोबा जी, आप रिसाइट टुडे में आए और अपनी सलाहियतों का इजहार हमारे दर्शकों तक पेश किया है, जिसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से मोमिन तोबा ने तालीमी सफ़र को और नए रुझान की तरफ लेकर गए हैं और इनसे बहुत से लोग मुतासिर होंगे और वो भी तालीम आगे की जानिब हासिल करने की कोशिश करेंगे। आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।